हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को भू आकृति प्रक्रिया एवं विभिन्न घटनाओं के बारे में जो है वो पढ़ना है। जैसे अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनो हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कितने टाइप के होते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और वेगनर का सिद्धांत पढ़ाया है। आपने अगर नहीं देखा है वीडियो तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। मैं इसमें 4 से 5 लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री का और साइंस का रिवीजन सीरीज के फॉर्म में अगर पढ़ना चाहते हैं, वन लाइनर के फॉर्म में, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है रिवीजन सीरीज के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप करेंट अफेयर टॉपिक वाइज और मंथली पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। मैंने उसमें अप्रैल 2025 का जो है वो करेंट अफेयर करवा दिया हूँ, और 2 वीडियो जो है वो मैं आपका टॉपिक वाइज जो है वो उसमें करवा दिया हूँ, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। क्योंकि करेंट अफेयर का जो वेटेज है वो हर एग्जाम में लगभग बढ़ गया है, तो आपको करेंट से अपडेट रहना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भू आकृति प्रक्रिया एवं विभिन्न घटनाएं। तो चलिए आज जो है वो पहला है, इसमें भूकंप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भूकंप किसे कहते हैं और ये कौन सी घटना होती है। पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर कंपन करती है। इसे ही भूकंप जो कहा जाता है, यानी कि अर्थक्वेक कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर में अंदर यानी कि इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसके कारण जो है वो आपका पृथ्वी में जो कंपन होता है उसी को क्या कहते हैं? भूकंप। भूकंप का मूल तथा अधिकेंद्र, जहाँ पर आपका भूकंप जहाँ हुआ उसको भूकंपीय अधिकेंद्र जो है वो कहा जाता है, यानी कि फोकस। और जहाँ से वो स्टार्ट हुआ उसको भूकंपीय मूल जो है वो कहा जाता है। जैसे भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा वृद्धि हो जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि भूकंप आने से पहले किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो रेडॉन गैस की मात्रा। अतः इस गैस की मात्रा में वृद्धि होने पर उस प्रदेश विशेष में भूकंप आने की जो है वो आने की संभावना जो है वो संकेत होता है। जिस स्थान से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है उसे भूकंपीय मूल यानी कि फोकस कहा जाता है। जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है उसको भूकंपीय अभिकेंद्र यानी कि ईपी सेंटर जो है वो कहा जाता है। आप ये याद रखिएगा। अगला है भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक 3 होता है। एक जो है वो प्राइमरी भूकंप होता है, सेकेंडरी भूकंप होता है। जैसे देखिए सामान्य भूकंप 0 से 50 किलोमीटर पर आता है, मध्यवर्ती 50 से 250 किलोमीटर, और गहरे और पतालीय भूकंप जो कि 2500 से 700 किलोमीटर। प्राथमिक अथवा जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, इन्हें पी तरंग भी कहा जाता है। ये अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं एवं ध्वनि तरंगे की भांति यह जो है वो चलती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो कहलाती है। यानी कि पी तरंग में कौन, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पी तरंग में कौन सा वेव होता है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे होता है, याद रखिएगा। भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक तीव्र गति इसी की होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा गति पी तरंग की होती है। अतः ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। यह ठोस के साथ साथ तरल व गैसीय माध्यम में भी गुजर सकती है, यद्यपि ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इसकी गति मंद हो जाती है। यानी कि यह ठोस, तरल व गैसीय माध्यम में तीनों में यह जो है चल सकती है, लेकिन ठोस में ज़्यादा होता है और तरल पदार्थ में कम होता है। आप ये याद रखिएगा। यहाँ पर जैसे दिया है प्राइमरी वेव जो है वो शैडो दिया है, ये हुआ कोर यहाँ पर जो आया, तो इसका जो है वो आपका ज़्यादा होता है। ये सेकेंडरी शैडो है अर्थक्वेक का, जहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कम यहाँ पर ये दिया हुआ है। अगला है सेकेंडरी, जिसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसे इस तरंग भी कहा जाता है। ये प्रकार तरंगों के समान चलती है, यानी कि यह जो है तरंगों के समान चलने वाली है। ये केवल ठोस माध्यम में ही विचरण कर सकती है। जो सेकेंडरी अर्थक्वेक है वो ठोस माध्यम में ही विचरण कर सकती है, तरल माध्यम में प्रायः लुप्त हो जाती है। चूंकि ये पृथ्वी के क्रोड से गुजर नहीं पाती है, अतः इस तरंग से पृथ्वी के क्रोड के तरल होने के संबंध में अनुमान जो है वो लगाया जाता है। यानी कि बोल रहा है कि यह जो है पृथ्वी के कोर से जो है, कोर में जो है वो नहीं घूमती है। इससे यह मालूम चलता है कि पृथ्वी के कोर में जो है वो तरल पदार्थ है, क्योंकि इस तरंगे जो है वो तरल पदार्थ में लुप्त हो जाती है। तो इससे मालूम चलता है कि पृथ्वी का कोर कैसा है, तो तरल पदार्थ है। तो द्वितीय को इस तरंग कहा जाता है, और इसमें ट्रांसवर्स
वेव चलता है। ठोस में चलेगा, तरल में नहीं। तीसरा है सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव। इसे एल तरंग भी कहा जाता है। ये पृथ्वी के ऊपर भाग को ही प्रभावित करती है, यानी कि ऊपरी भाग को। यह अत्यधिक प्रभावशाली तरंग है एवं सबसे लंबा मार्ग तय करता है। इनकी गति बहुत धीमी होती है एवं यह सबसे देर में पहुंचती है, परंतु इनका प्रभाव सबसे विनाशकारी होता है। भूकंप की तीव्रता के द्वारा विमुक्त ऊर्जा की जानकारी प्राप्त होती है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों का तीव्रता मापी जाती है उसे भूकंप लेखीय या फिर सिस्मोग्राफ जो है वो कहा जाता है। यह 3 प्रकार के स्केल होते हैं तरंगों का। रोसीफेरल स्केल, इसके मापक 1 से 11 तक रखे गए हैं। जो रोसीफेरल स्केल है इसमें 1 से 11 तक मापा जा सकता है भूकंप अगर तीव्रता आया तो। मर्केली स्केल में यह अनुभव प्रधान स्केल है, इसके 12 मापक हैं। और रिक्टर स्केल यह गणितीय मापक है, लॉगरिथमिक मापक है जिसका तीव्रता 0 से 10 तक मापा जाता है। और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना जो है वो अधिक तीव्र होती है। अगर एक आया है भूकंप एक तरह से कह सकते हैं, तो अगला अगर आएगा तो इसका 10 गुना तेज आएगा, यानी कि मापा जाता है। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंपीय रेखा और भूकंपीय समघात रेखा यानी कि आइसोमल लाइन कहा जाता है। यानी कि सेम भूकंपीय रेखा चल रहा है, जहां पर वो दोनों आकर के मिल रहे हैं उसी को भूकंपीय रेखा जो है वो कहा जाता है, समभूकंपीय रेखा। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को होमोसिल्स जो है वो लाइन कहा जाता है। भूकंप का वैश्विक वितरण। प्रशांत महासागर तटीय पेटी में यह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है, जहां पर संपूर्ण विश्व के लगभग 63% भूकंप आता है। कहां पर? तो प्रशांत महासागर में। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि आते हैं। यहाँ भूकंप का सीधा संबंध प्लेटीय अभिसरण, भूपर्पटी के चट्टान संस्तरों के भ्रंश तथा ज्वालामुखीय सक्रियता से होता है, क्योंकि ज्वालामुखी इसमें ज़्यादा है। अगला है आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। विश्व के 21% भूकंप जो है वो आपका मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है। यह प्लेट अभिसरण के क्षेत्र एवं इसमें आने वाले अधिकांश भूकंप संतुलन मूलक तथा भ्रंश मूलक हैं। यह पट्टी केप वर्डे से आरंभ होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर को पार कर आल्प्स, काकेशस, हिमालय जैसी नवीनतम पर्वत श्रेणी से होते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और दक्षिण पूर्व द्वीपों में जाकर प्रशांत महासागर पेटी में मिल जाती है। भारत का भूकंप क्षेत्र इसी पेटी के अंतर्गत जो है वो शामिल है। किस पेटी के अंतर्गत? मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत भारत में भूकंप आता है। मध्य अटलांटिक पेटी। यह मध्य अटलांटिक कटक में स्पिट्सबर्जन तथा आइसलैंड उत्तर से लेकर के बोवेट द्वीप यानी कि दक्षिण तक विस्तृत है। इसमें सर्वाधिक भूकंपीय भूमध्य रेखा के आसपास जो है वो पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि कौन सा भूकंप कहाँ आता है और कहाँ ज़्यादातर विनाशकारी होता है। भारत का भूकंपीय क्षेत्र जो है वो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो भारत के भूकंपीय क्षेत्र में जो है वो आपका इसको जोन में जो है वो बांटा गया है। तो देखते हैं, अबाउट 59% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज लाइबल टू सेस्मिक हजार्ड डैमेज जो है वो आपका है 59% एरिया। आइए देखते हैं यहाँ पर जोन है, जोन क्रम तीव्रता है। तो देखते हैं देश में शेष 46% हिस्सा में जो है वो देखते हैं क्या क्या आता है। जैसे जोन 3 जो कि मध्य तीव्रता वाला है, इसमें 7 जो है वो आपके आते हैं तीव्रता, यानी कि 7 तक लगभग आ सकता है। जैसे केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब के कुछ हिस्से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक में जो है वो आपका आता है तीव्रता कितना? 7 या फिर उससे कम जो है वो जोन 3 में आता है। जोन 4 में क्या आता है? अति तीव्रता 8 के आसपास। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, नोएडा जिसको कहते हैं, गंगा यमुना का दोयाब, बिहार, पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र का छोटा सा क्षेत्र, राजस्थान, दिल्ली, यमुना तटी, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा
शहादरा, मयूर विहार, लक्ष्मीनगर, गुरुग्राम और रेवाड़ी जो है वो जोन 4 में आता है। जोन 5 जिसमें अत्यधिक ज़्यादा आता है तो 9 तक का लगभग रिक्टर स्केल पर आता है। उत्तर पूर्व भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण, उत्तर बिहार का कुछ भाग और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो आते हैं। अगला है ज्वालामुखी कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। आशा करूंगा कि आपको समझ में आया होगा कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक से संबंधित जितना भी मैंने टॉपिक पढ़ाया तो आप जो है उसको अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार उसको फिर से जो है वो रिकॉल कर लिया कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। अगला है टॉपिक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी वह विवर या छिद्र है जिससे लावा, राख, गैस, जलवाष्प का उद्गार होता है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा व गैस के उत्पन्न होने से लेकर भूपटल के नीचे व ऊपर लावा के प्रकट होने तथा शीतल व ठोस होने की समस्त प्रक्रिया जो है वो इसमें शामिल होती है। मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। अगर पूछेगा कि मैग्मा में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है तो सिलिका में, जो कि विस्फोट उद्गार देखे जाते हैं, जबकि सिलिका की मात्रा कम रहने पर उद्गार जो है प्रायः शांत होता है। यानी कि सिलिका की मात्रा कम रहेगा तो उद्गार जो है वो विस्फोट बहुत ना के बराबर होगा, लेकिन सिलिका की मात्रा उसमें ज़्यादा है तो यानी कि विस्फोट ज़्यादा होगा ज्वालामुखी में। ज्वालामुखी आने का कारण क्या है? तो ज्वालामुखी अभिसारी, अपसारी और कुछ महाद्वीपीय प्लेट सीमाओं के कारण जो है वो उत्पन्न होता है। यानी कि ज्वालामुखी जो है अभिसारी, अपसारी और कुछ महाद्वीपीय प्लेट सीमाओं के कारण होता है जब टकराएगा तो या फिर हटेगा तो। सबडक्शन अभिसरण प्लेट सीमा के मामले में एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट के उच्च तापमान और दबाव के कारण चट्टानों के पिघलने का परिणाम होता है, जो चट्टानों की दरारों के साथ जो है वो बढ़ता है, तब आता है ज्वालामुखी। सीमाओं के विचलन के मामले में ऊपर क्रस्ट के पतले होने से चट्टानों के ऊपरी दबाव में कमी आती है, जिससे रॉक मेल्टिंग पॉइंट में कमी आती है और मैग्मा का निर्माण होता है, जो दरार वाले ज्वालामुखियों से लावा के रूप में निकलता है और फट जाता है। कुछ महाद्वीपीय ज्वालामुखी प्लेटों के दबाव और भ्रंश के निर्माण के कारण प्लेट सीमाओं से जो है वो दूर स्थिति पर होता है। यानी कि मुख्यतः कह सकते हैं कि ज्वालामुखी का कारण है कि जब प्लेट टकराते हैं, दूर जाते हैं, कोई प्लेट जो है वो नीचे धंस जाता है या फिर प्लेट जो है वो पतला हो जाता है तो उसके कारण जो है ज्वालामुखी आने का कारण बनता है। ज्वालामुखी का वर्गीकरण होता है तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को निम्न वर्ग में बांटा गया है। सक्रिय ज्वालामुखी, जिसको एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। ज्वालामुखी जिनमें लावा, गैस और विखंडनीय पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी होता है। सिसिली के उत्तर में लिपारिया द्वीप का स्ट्राम्बोली, जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। अंटार्कटिक का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एब्रूस, जिसको इरेबस में स्थित है। जापान का फ्यूजियामा और अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय में अन्य सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो प्रमुख हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी वह होता है जिसमें आपका विस्फोट कुछ समय पर होते ही रहता है। जैसे सबसे ज़्यादा स्ट्राम्बोली है, कोटोपैक्सी जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, अंटार्कटिक का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसको माउंट एब्रूस कहा जाता है, जापान फ्यूजियामा जो है वो अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है सुषुप्त ज्वालामुखी, जिसको डोरमेट कहते हैं। ये वैसे ज्वालामुखी है जो वर्षों में सक्रिय नहीं रहते हैं परंतु कभी भी विस्फोट कर सकते हैं। इनमें इटली का जो है वो विसुपियस पर्वत आता है। अभी हाल ही में वर्ष में उद्गार हुआ, जिससे इसे जागृत ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इंडोनेशिया का क्राकाताओ और अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप, जो कि दिसंबर 2004 में सुनामी के बाद इसमें सक्रियता के लक्षण दिखाई पड़े थे, ये सारे के सारे सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। अगला है मृत, जिसको डेड कहते हैं, एक्सटिंक्ट कहा जाता है। इसके अंतर्गत वैसे ज्वालामुखी शामिल आते हैं जिनमें हजारों वर्ष पहले उद्गार तो हुआ था लेकिन भविष्य में उद्गार होने की कोई भी संभावना नहीं है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित केनिया व कैलिफोर्निया, इक्वाडोर का चिम्बाराजो, म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद व को सुल्तान और एंडीज का एकांगुआ पर्वत श्रेणी के प्रमुख उद्गार जो है वो मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है।
ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थल, यानी कि ज्वालामुखी अगर आया तो उससे जो है वो कोई ना कोई जो है स्थल का निर्माण हुआ, तो कौन कौन सा स्थल का निर्माण हुआ उसी को पढ़ना है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित जो आंतरिक स्थल है, यानी कि अंदर में जो है वो क्या क्या बनता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ज्वालामुखी लावा के जमाव से निर्मित आंतरिक स्थलों को बैथोलिथ, किसी भी प्रकार के चट्टान में मैग्मा का गुंबद नुमा जो है वो जमाव होता है, यानी कि ज्वालामुखी जब आता है तो अंदर में जो आपका चट्टानों में जो मैग्मा जो जम जाता है उसी को बैथोलिथ कहा जाता है। लोकोलिथ उत्तल ढाल वाला एवं लैपोलिथ अवतल बेसिन में लावा जमाव को जो है वो कहा जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो जमाव हो गया इसको लैकोलिथ कहा जाता है, ठीक है। ये जो है वोल्केनिक कोन कहलाएगा। ये जो पार्ट है इसको सील कहा जाता है, इसको प्लूटोन कहा जाता है। ये फ्लो है, यह डिस्क है। फैकोलिथ मुर्दार पर्वतों के अभिनतियों व अपनतियों के अभ्यंतरिक लावा जमाव से होता है। इसी प्रकार सील व डाइक क्रमशः, सील जो है लावा के क्षैतिज रूप को सील कहा जाता है और लंबवत रूप को जो है वो आपका डाइक कहा जाता है। जो लावा का क्षैतिज रूप होता है, यानी कि क्षैतिज रूप उसको सील, और जो लंबवत रूप होता है उसको डाइक कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बाह्य स्थल, यानी कि बाहर कौन कौन से स्थल बनते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट उद्गार से निर्मित होने वाले स्थलीय में बाह्य भागों में विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी शंकुओं का निर्माण होता है। क्रेटर व काल्डेरा जैसे धसे हुए स्थल रुद्ध ज्वालामुखी शंकुओं के ऊपर जो है वो बनाए जाते हैं। ज्वालामुखी और विशेषताएं, यानी कि सील्ड ज्वालामुखी सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा सील्ड ज्वालामुखी कहलाता है। ज़्यादातर बेसाल्ट से बना होता है, एक प्रकार का लावा जो फूटने पर बहुत तरल उसमें से निकलता है। ये ज्वालामुखी तीव्र ढाल वाले नहीं होते हैं। अगर पानी नालिका में चला जाए तो वे विस्फोट हो जाते हैं। सील्ड ज्वालामुखी में हवाई द्वीप समूह में पाए जाने वाला ज्वालामुखी जो है वो सील्ड ज्वालामुखी के उदाहरण है। अगला है मिश्रित ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंड व श्यान, यानी कि गाढ़ा व चिपचिपा लावा उद्गार होता है। नालिका के आसपास जमा हुई सामग्री परतों के निर्माण की ओर ले जाती है, जिससे पर्वत मिश्रित ज्वालामुखियों के रूप में दिखाई देता है। मिश्रित ज्वालामुखियों के उदाहरण में माउंट फूजी और जापान शामिल है। काल्डेरा ज्वालामुखी पृथ्वी के ज्वालामुखियों में सर्वाधिक विस्फोट होता है। काल्डेरा ज्वालामुखी में कोई लंबा ढांचा बनाने के बजाय अपने आप गिर जाने की प्रवृत्ति रखता है। ढह गए गड्ढों को काल्डेरा कहा जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में जो लोनार झील है। अगला है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। अत्यधिक तरल लावा होता है। उदाहरण के लिए भारत का दक्कन ट्रैप विस्तृत बेसाल्ट लावा जो है वो प्रवाह है। तो हम लोग जो है आज बस इतना ही करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग अंतरजातीय और बहिर्जातीय बल के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या कहलाता है। तो हम लोगों ने आज जो है वो 2 टॉपिक कवर किया, अर्थक्वेक और वोल्केनो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप करेंट अफेयर और साइंस और हिस्ट्री का वन लाइनर फॉर्म में रिवीजन सीरीज करना चाहते हैं तो दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।